हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गुणाकर। संजय गुप्ता की पेशकश गुणाकर। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र मनु। ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नामक दवाइयों वाली फैक्ट्री की तरफ इतनी रात गए जो कदम बढ़ रहे थे उनकी स्वामिनी थी ममता पाठक। दिल्ली में रात दूने और दिन चौगने तरीके से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक प्रदूषण बनाने वाली जिन फैक्ट्रियों को सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हुए हैं उनमें ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स की यह विशाल फैक्ट्री भी एक है। लेकिन असल में यह फैक्ट्री आज भी चोरी छिपे गैरकानूनी ढंग से पहले की तरह ही काम कर रही है। इसी सच्चाई को सबूत के साथ दुनिया के सामने लाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुँची ममता ठिठकी। फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर मोटा ताला लगवाकर गार्ड खड़े कर दिए गए हैं ताकि दुनिया को ये लगे कि फैक्ट्री बंद है। मुझे अंदर पहुंचना है, मगर कैसे? यह काम प्रलंका के रूप में रहकर सुपर पावरों की मदद से दुश्मनों से लड़ने से ज़्यादा खतरनाक और जोखिम भरा है। ममता पाठक ही प्रलंका है। वैसे इस समय अगर मैं प्रलंका के रूप में होती तो उड़कर आराम से अंदर पहुंच जाती। वाह, अब भी तो आराम से फैक्ट्री के अंदर पहुंचा जा सकता है उस लंबे पास की सहायता से। एक क्षण बाद ही ममता पाठक फैक्ट्री के अंदर थी। मैं अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बेहद सावधानी और चालाकी से काम कर लेना होगा। अगर किसी को मुझ पर ज़रा भी शक हो गया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। सावधानी से आगे बढ़ती ममता की नज़र इंडस्ट्रियल वेस्ट निकासी वाले नाले पर पड़ी। उफ, फैक्ट्री का ये विषाक्त गंदा पानी इसमें बहता हुआ गटर और नालों के रास्ते यमुना नदी में पहुँचेगा और वहाँ के पानी को प्रदूषित करेगा। कहने को तो ये फैक्ट्रियाँ जीवन रक्षक दवाइयाँ बना रही हैं, लेकिन नदी के पानी में प्रदूषण फैलाकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही हैं। इनकी एक एक करतूत सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए। यह दृश्य काफ़ी सनसनीखेज रहेगा। इस सीन की जगह अगर तुम्हारी लाश नज़र आए तो कैसा रहेगा रिपोर्टर जी? फिरकनी की सी तेज़ी से ममता पीछे घूमी। ओह, आखिर में इस फैक्ट्री के गार्ड रूपी गुंडे बदमाशों की नज़र में आई गई। हमारी बात का जवाब नहीं दिया रिपोर्टर जी। जवाब दीजिए ना, हम इंतज़ार में खड़ा हूँ। आह, यह है मेरा जवाब। था, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वार करके भाग खड़ी हुई ममता, लेकिन थाक ममता के नीचे गिरते ही सभी बदमाश उस पर टूट पड़े। हमारी मर्जी के बगैर फैक्ट्री में आने वाले अपने पैरों पर चलकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। रुक, भाग कर कहा जाएगी। थाक थाक, आज से तू खोजी पतकार नहीं, लंगड़ी लूली पतकार कहलाएगी। आह, ममता पर उन बदमाशों के वार तब तक होते रहे जब तक वह बेहोश होकर गिर न गई। बस बस कीजिए जी, नारी पर इतना हाथ उठाना ठीक नहीं है ना। बेहोश हो गई है, इसका कैमरा कब्जे में करो और इसे बाहर सड़क पर फेंक आओ। ठीक है। सड़क पर दौड़ती इस पुलिस जीप में सवार था दिल्ली पुलिस की नाक समझे जाने वाले जाबाज इंस्पेक्टर विनय और उसके पास ही बैठे थे पिंकी और वीनू नामक वे दो मासूम, जिन्हें परिस्थितियों ने तो बेसहारा कर देने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। लेकिन इंस्पेक्टर विनय ने वैसा ना होने दिया था। वह उनका संरक्षक था। इंस्पेक्टर अंकल, क्या आप हमें पापा से नहीं मिलवा सकते? क्यों नहीं बच्चों, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आपके पापा को बहुत दुख होगा। उन्होंने मुझसे विशेष रूप से कहा है कि मैं आपको उनसे मिलाने जेल में हरगिज़ ना ले जाऊं। आंसू भराए मासूम पिंकी की आंखों में। काश हालातों ने पापा को टाइफून बनने के लिए मजबूर ना किया होता तो आज पापा जेल में नहीं हमारे साथ होते। वीनू, पिंकी और टाइफून के बारे में जानने के लिए पढ़ें परमाणु सीरीज़ का टाइफून, जो कि चैनल पे अपलोड है और आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीनू ने बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन को समझाया। दुखी मत हो पिंकी, पापा जल्द ही हमारे साथ होंगे। सिर्फ 2 साल ही तो रह गए उनकी सज़ा के पूरे होने में, और फिर इंस्पेक्टर अंकल के होते हमें इस बात पर दुखी होने की ज़रूरत भी क्या है? माँ बाप दोनों का ही प्यार तो दे रहे हैं ये। बता, क्या अंकल ने हमें कभी पापा की कभी महसूस होने दी है? वक्त ने वक्त से पहले ही इन दोनों बच्चों को समझदार बना दिया है। अचानक, ओह, अगर एक झटके से जीप को रोक ना दिया होता तो सड़क पर पड़ी हुई युवती कुचल गई होती। देखता हूँ वो जिंदा भी है या नहीं। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर विनय जब सड़क पर पड़ी युवती तक पहुंचा तो उसके कंठे से चीख निकलते निकलते बची, ममता! ममता का यह हाल किसने किया? इतनी बेरहमी से इसे किसने पीटा? और ममता अपने घर से दूर रात में यहाँ किस लिए आई? यह सब सवाल बाद में, पहले इसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि इस हालत में इसे कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर विनय ने ममता को उठाकर जीप में डाला और फिर जीप को उड़ाकर रख दिया। इंस्पेक्टर विनय ने इधर ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स में प्रोफेसर रिचमंड,
मनुष्य के शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव को जांचने वाली जिस एक्सपेरिमेंट को आप करने जा रहे हैं उसकी क्या रिपोर्ट है? एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सर। मेरे 2 असिस्टेंट लैब की ओर बढ़े जा रहे हैं जिसमें हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट करना है। उन्हें इस बात की कतई कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अगर वे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट रूम से ज़िंदा वापस निकल आए तो हम सफल हो जाएंगे और हमारी कंपनी और आपका नाम विश्व की टॉप की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की गिनती में आ जाएगा। अब मैं आपसे संबंध विच्छेद कर रहा हूँ सर, क्योंकि वे दोनों लैब में पहुँच गए हैं। मैं अब ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद करूँगा ताकि वे अंदर ही फंसे रह जाएँ। और ये तो आप जानते हैं कि दरवाज़ा बंद होने के ठीक 15 सेकंड बाद लैब में न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और फिर क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। फैक्ट्री मालिक से संबंध विच्छेद करके प्रोफेसर रिचमंड ने वह स्विच दबा दिया। अब 1 सेकंड बाद ही लैब का मजबूत दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा और मेरे दोनों असिस्टेंट उसमें फंस कर रह जाएंगे। अरे ये क्या, दरवाज़ा तो बंद ही नहीं हुआ। इसके मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। चेक करके देखता हूँ। बाहर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है, शायद अंदर कोई गड़बड़ी है। दरवाजे में अचानक आई गड़बड़ी को चेक करने के लिए प्रोफेसर रिचमंड ने जैसे ही लैब के अंदर प्रवेश किया वैसे ही खटाक दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। प्रोफेसर रिचमंड के साथ ही उसके दोनों असिस्टेंट भी चौंके। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप अचानक अंदर कैसे? आपने जिस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें अंदर भेजा था वह तो कहीं दिख ही नहीं रहा और ये लैब का दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? प्रोफेसर रिचमंड जवाब देने की स्थिति में नहीं था। ये दरवाज़ा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता और यह इंतज़ाम मैंने विशेष रूप से इसलिए किया था कि मेरे असिस्टेंट भी इसे अंदर से ना खोल सके। उफ, जो कुआं मैंने इनके लिए खोदा है उसमें इनके साथ मैं भी गिर चुका हूँ। अचानक प्रोफेसर रिचमंड के छक्के छूट गए। सारा शरीर पसीने से तर होता चला गया। दरवाज़ा बंद होने के ठीक 15 सेकंड बाद यहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। उफ, 15 सेकंड पूरे होने में से 5 सेकंड ही बाकी हैं। बस इतना सोचते ही प्रोफेसर रिचमंड हलक फाड़ कर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ! क्या बात है, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप इस तरह क्यों चीख रहे हैं? तो तुम भी मेरी तरह चीखो बेवकूफ़ हो। शायद हमारी चीख इस साउंड प्रूफ कमरे को दीवारों को भेद कर बाहर पहुंच जाए और बाहर मौजूद कोई शख्स दरवाज़ा खोलने का स्विच दबाकर हमें बचा ले, क्योंकि इस लैब में कुछ ही पलों बाद होने वाला है न्यूक्लियर ब्लास्ट। पाप ओ ई शहर से दूर एकांत में होने की वजह से ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स में मौजूद लोगों के सिवा इस विस्फोट के बारे में कोई ना जान सका। जोरदार विस्फोट से उड़े लैब के परखच्चे दूर तक उड़ते दिखाई दिए। सुबह वीनू और पिंकू को उनके हॉस्टल में छोड़कर आने के बाद अस्पताल वापस लौटे इंस्पेक्टर विनय को डॉक्टरों ने सुनाई वह खुशखबरी। बधाई हो इंस्पेक्टर, ममता होश में आ गई है, आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लगभग दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर विनय ममता के पास पहुंचा। ओह ममता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम्हारी ये हालत की किसने? तुम्हारे साथ मारपीट करके तुम्हें सड़क पर किसने फेंका? सब बताऊंगी इंस्पेक्टर, लेकिन पहले मैं तुम्हें ममता से प्रियंका बनने की अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के बारे में जानकर तुम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने वाले। और ऐसा हो गया तो मेरी कहानी पहले की तरह वैसी ही अधूरी रह जाएगी जैसे अंगार के आने पर रह गई थी। ठीक है, जो तुम चाहो पहले वही बताओ। अंगार के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़िए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स अंगार, जो कि चैनल पे अपलोड है और आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ममता ने कहना शुरू किया, हमारे कॉलेज से एनसीसी के सदस्यों का एक बड़ा ग्रुप नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट पर माउंटेनिंग के लिए गया। कॉलेज के सभी छात्रों के साथ साथ एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली मैं और मेरी सहेली रमा भी बहुत खुश थे। लेकिन हम क्या जानती थी कि वह टूर हमारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। नेपाल में माउंटेनियरिंग पर निकलने से कुछ देर पहले ही रमा को मेरे बैग में स्मैक के भरे हुए पैकेट दिखाई दिए। उसने मुझे बताया, लेकिन मैं उसकी बात हंसी में टाल गई। तब वह रोहित नामक उस लड़के के पास पहुंची जिस पर उसे शक था। रमा ने उसे व उसके साथियों को धमकी दी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन रमा की किस्मत में वापस लौटना नहीं लिखा था। तभी तो रमा मैंने तो रमा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे ना बचा पाई। ऊपर खड़े लोगों ने मुझे ऊपर खींच लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं भी अपनी रमा के साथ मर जाना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे समझा बुझाकर नीचे ले आया गया। अपने आप को संभालो ममता, होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद ईश्वर ने रमा की किस्मत में इस दुर्घटना का होना लिखा था। यह दुर्घटना ईश्वर की नहीं सर, इंसान की लिखी हुई है, और वह इंसान कौन है मैं यह जानकारी तब लूँगी। मैं सोचने लगी, माउंटेनिंग पर निकलने से पहले रमा रोहित से मिली थी। उसका यूँ एकाएक रोहित से मिलने का क्या कारण था? कहीं रमा के साथ होने वाली दुर्घटना के पीछे रोहित का हाथ तो नहीं है? मेरा ये सोचना सही निकला और ये बात मुझे जल्दी ही पता लग गई। बेचारी रमा ने ममता के बैग में भरे स्मैक के पैकेटों को देखती
और ना बेमौत मारी जाती। भारत के सबसे बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन किलर आर्मी से टकराने निकली थी वह, बेचारी को मौत तो मिलना ही थी। हा 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 हा। सब कुछ सुनकर मैं घायल शेरनी से गरजती उनके सामने आ खड़ी हूँ। दरिंदों, हत्यारों, तुम छात्रों के नाम पर धब्बे हो। तुम जैसों ने नौजवान पीढ़ी को बदनाम कर रखा है। तुमने मेरी जान से ज़्यादा प्यारी सहेली की हत्या की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ताक ताक ताक। जल्दी ही मैंने उन तीनों को ज़मीन सूंघने को मजबूर कर दिया। बताओ किलर आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन है इसका मुख्य सरगना? कैप्टन, कैप्टन है उसका नाम और उसका अड्डा है। इससे आगे वे तीनों कुछ ना बता सके क्योंकि भच भचाक भच। ओह, इसका मतलब कैप्टन नामा इसके सरगना ने इनके मस्तिष्क में माइक्रो बम छिपा रखे थे ताकि ये किसी को कुछ बताने की कोशिश करे तो इनके मस्तिष्क के परखच्चे उड़ जाएं। उस घटना से मेरे मस्तिष्क में कुछ शब्द मानो घर कर गए। किलर आर्मी कैप्टन। मेरी सहेली को किलर आर्मी के सदस्यों ने कैप्टन के इशारों पर मौत की नींद सुलाया है। जब तक मैं उन्होंने इस तो नाबूद नहीं कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे फौलाद बनना था। अपने सीने में बलबलाती इच्छा को मैंने एक दिन एनसीसी के मुख्य प्रोफेसर नाटकर्णी के सामने रख दिया। मैं इस विषय में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता ममता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, और वो शख्स है प्रोफेसर। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ प्रोफेसर साहब। किलर आर्मी और जैसे सैकड़ों संगठनों से लोहा लेने का जो पीड़ा तुमने उठाया उसे अंजाम देना तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि ऐसे संगठनों से लड़ने वाले जाबाज और चट्टान से मजबूत होते हैं। तुम जैसी कोमलांगी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम वापस अपने घर लौट जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ प्रोफेसर साहब, और इसका एक छोटा सा सबूत है ये। मैंने कर डाली थी वह अप्रत्याशित हरकत जिसे देखकर प्रोफेसर सिसकार उठे थे। उफ, ये क्या किया तुमने? अपनी जाबाजी का नमूना दिया प्रोफेसर साहब। अगर अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं अपने शरीर का एक एक इंच को इसी तरह अपने हाथों से फाड़ कर आपको दिखला सकती हूँ। प्रभावित हुए बिना ना रह सके प्रोफेसर। बस मैं संतुष्ट हूँ। मैं समझ गया कि तुम्हें जाबाजी से भरा हर काम कर सकती हो। आओ मेरे साथ। पहले उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की और फिर वे मुझे लेकर एक विशेष कक्ष में पहुँचे। यह ड्रेस, यह मास्क और बालों की विग तुम्हें नया रूप देगी ममता। इन्हें पहन कर दिखाओ। मास्क लगाते हुए मैं रुकी। यह एक विशेष प्रकार की झिल्ली जैसी पतली प्लास्टिक का बना मास्क है। यह एकदम तुम्हारे चेहरे की खाल से चिपक कर तुम्हारे चेहरे को बदल देगा। इसमें आँखों के स्थान पर विशेष इंफ्रारेड लेंस लगे हैं जो तुम्हारी आँखों के बाहर से नज़र नहीं आएंगे। सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारी आँखें हैं ही नहीं। तुम्हारी आँखें लेंसों के पीछे सुरक्षित और सब कुछ देखती रहेंगी। इस तरह आँखों की वजह से तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। नए रूप के साथ आज मैं तुम्हें नया नाम भी देता हूँ, प्रलंका। हाँ, इस रूप में तुम्हारा नाम प्रलंका ही होगा। तुम्हें मेरे कहने पर अपने साधारण रूप से प्रलंका बनकर परमाणु की मदद करनी होगी। तुम हर समय मेरे लिए उपलब्ध रहो। इसके लिए तुम्हें अपने एक घनिष्ठ मित्र जो कि वीडियो मैगजीन चलाता है कि यहाँ प्रेस फोटोग्राफर की नौकरी दिलवा देता हूँ। तुम ममता पाठक के रूप में वहाँ नौकरी करोगी। तुम्हारा वास्तविक रूप और नाम मैं हमेशा गुप्त रखूँगा। मेरे जीते जी कोई नहीं जान पाएगा कि तुम मुख्यमंत्री अशोक पाठक की बेटी ममता पाठक हो। और इस तरह मैं ममता से प्रलंका बन गई। लेकिन मुझे तब ये नहीं मालूम था कि किलर आर्मी के जिस कैप्टन ने मुझे प्रलंका बनने के लिए मजबूर किया वह और कोई नहीं, मेरा अपना बाप था। परिस्थितियाँ जो भी रही हों प्रलंका, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारे रूप में मुझे यानी परमाणु को एक अच्छा सहयोगी मिल गया है। और खैर, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब मेरे सवालों का जवाब दो। उपरोक्त के बारे में जानने के लिए पढ़ें कहर। हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझ पर हमला करने वाले कौन थे। फिर एक ही सांस में इंस्पेक्टर विनय को ममता सब कुछ बताती चली गई। ग्रीन फार्मास्यूटिकल के बाहर तैनात गार्डों के कानों में बम के धमाके की भांति गूंजा उस जीप के टायरों के चिंगाड़ने की आवाज़ जिसमें सवार था इंस्पेक्टर विनय। पुलिस? पुलिस नहीं इंस्पेक्टर विनय बोल, क्योंकि सारी पुलिस एक तरफ और इंस्पेक्टर विनय एक तरफ। लेकिन ये यहाँ क्या करने आया है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की कॉमिक गुणा करके दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।